कहते हैं कभी भी किसी के धैर्य की परीक्षा मत लो। ऐसी भूल निरंतर इतिहास में विनाश का कारण होते हैं, चाहे वो शिशुपाल के लिए हो या एडोल्फ हिटलर के लिए। अब ऐसा ही कुछ शीघ्र ही बंगाल में भी देखने को मिलेगा, जहां के असामाजिक तत्वों ने मान लिया था कि अब बस उनका ही राज होगा, क्योंकि सर पर ममता का हाथ है ही, कोई क्या ही कर लेगा। यही गलती कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एनआईए पीएफआई को पटक पटक के कूटने के बाद अब बंगाल के इस्लामिस्टों की खटिया खड़ी करने को आतुर है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर ले। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में एक अप्रत्याशित निर्णय में बंगाल में हाल ही में मोमिनपुरा में घटित सांप्रदायिक हिंसा में गृह मंत्रालय ने एनआईए की जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मोमिनपुरा इलाके में बीते दिनों हुई हिंसा की जांच एनआईए को सौंप दी है। भाजपा ने इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की थी। यह क्षेत्र मोमिनपुरा कोलकाता का एक अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। यहाँ 9 व 10 अक्टूबर की रात को उपद्रव हुआ था। इस दौरान कई वाहन फूंक दिए गए थे। कुछ घरों व दुकानों के बाहर जबरदस्ती झंडे लगाए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। बंगाल के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल से इस उपद्रव की एनआईए की जांच की मांग की थी। अब गृह मंत्रालय ने एनआईए जांच का आदेश दे दिया है। मोमिनपुरा इलाका कोलकाता के इकबालपुर थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद की जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के समर्थन में कुछ लोगों ने दूसरे संप्रदाय के घरों व दुकानों पर जबरदस्ती झंडे लगा दिए थे। इन्हें हटाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हिंसा भड़क गई थी। अब यह जांच इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहली बार केंद्र सरकार सक्रिय रूप से बंगाल के कट्टरपंथी मुसलमानों के विरुद्ध जांच एजेंसियों को सक्रिय होने का निर्देश दे रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि बंगाल में इससे पूर्व कभी ऐसी घटना हुई ही नहीं थी, परंतु इस जांच का स्पष्ट संदेश है, जब पीएफआई को किसी लायक नहीं छोड़ा तो आप किस खेत की मूली हैं श्रीमान। हाल ही में कुछ समय पूर्व पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई के पश्चात उसे प्रतिबंधित कर दिया। पीएफआई देश के कई हिस्सों में पिछले कई वर्षों से सक्रिय था। इन जगहों पर वो अपने आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था, उन्हें पाल पोस रहा था। इसके साथ ही उसने अपने कई सहयोगी संगठनों को भी खड़ा कर लिया। सरकार ने इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ज्ञात हो कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है। वर्ष 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के मुख्य संगठन के रूप में पीएफआई का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही था। पीएफआई ने केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनीथा नीति पसराई को साथ लेकर देश में नफरत फैलाने का काम किया। संगठन दावा करता था कि वह देश के 23 राज्यों में सक्रिय था। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती रही। 2012 में केरल सरकार ने भी यही कहा कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के एक अन्य रूप में पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के घरों से पुलिस को कई बार हथियार, बम, बारूद, तलवारें मिले हैं। पीएफआई के विजन 2047 डॉक्यूमेंट के अनुसार इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों के भीतर भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना था। संगठन का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में तब आया जब पैगंबर मोहम्मद के विषय में की गई टिप्पणी को लेकर वर्ष 2010 में इसके कैडरों ने केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। बिहार से बरामद किए गए विजन 2047 के अनुसार संगठन बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के भीतर फूट डालने एवं उन्हें आरएसएस के विरुद्ध भड़काने की योजना पर काम कर रहा था। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन तब तक फल फूल नहीं सकते जब तक कि उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध न कराए जाए। पीएफआई जैसे संगठनों को निरंतर तौर पर वित्तीय मदद की जा रही थी। आइए समझते हैं कि कहां से इतना पैसा पीएफआई को मिल रहा था। पिछले वर्ष फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई और इसकी छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच के अनुसार पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए धन संचय करता था। यही पैसा अलग अलग तरीकों से आतंकवादी संगठन पीएफआई और उसकी छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया तक पहुंचता था।
ईडी के अनुसार 2009 से 60 करोड़ रुपए पीएफआई के खातों में जमा किए गए। अकेले एआरआईएफ के खाते में 2010 से 58 करोड़ रुपए जमा किए गए। ईडी का कहना है कि अलग अलग स्रोतों से डोनेशन के नाम पर बहुत पैसा पीएफआई को दिया गया। संस्था ने इसके साथ ही कहा कि जिन लोगों ने पीएफआई को चंदा दिया उनकी भी जांच की जाएगी। ईडी ने अभी तक आरआईएफ, जो कि पीएफआई की ही एक ब्रांच है, उसके 10 खाते भी फ्रीज कर दिए। इसके साथ ही विस्तृत जांच भी शुरू कर दी। इसके अलावा ईडी ने इसी वर्ष मार्च और अप्रैल में अब्दुल रजाक विपिन और अशरफ एमके को गिरफ्तार किया था। यह दोनों ही शख्स अबू धाबी में होटल चलाते थे, लेकिन होटल के पीछे इनका वास्तविक काम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना था। इस राशि का उपयोग संगठन ने अपनी अवैध गतिविधियों के लिए किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध दिल्ली में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी। उस वक्त भी इसी तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि आतंकवादी संगठन पीएफआई का इसमें हाथ है। इस हिंसा में भी पीएफआई ने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया था। फलस्वरूप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित करने से पहले सरकारी एजेंसियों ने 2 दिनों तक नियमित तौर पर इस संगठन के ऊपर छापेमारी की। आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश के सभी हिस्सों में जांच एजेंसियों ने एक साथ छापेमारी की। इसे ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया था। तो इन सब का बंगाल के वर्तमान प्रकरण से क्या लेना देना? असल में जैसे भारत में इसरो का एक रॉकेट छोड़ने वाला लॉन्च पैड है और यह देश के अंतरिक्ष संबंधी विकास को दर्शाता है, इसी तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शायद एक नया ही लॉन्चर बना दिया है और यह है आतंकियों का लॉन्च पैड। जी हां, पश्चिम बंगाल से आए दिन आतंकी घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं और एक हालिया रिपोर्ट ने तो सबको सन्न करके रख दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े आतंकियों को राज्य में अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया था और उनसे पूछताछ में यह सामने आया कि पश्चिम बंगाल में टेरर लॉन्चिंग पैड धड़ल्ले से चल रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि अलकायदा का बंगाल के जरिए भारत में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क डेवलप हो गया है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन तेजी से अपना विस्तार करते पाए गए हैं। राज्य में अलकायदा की उप महाद्वीपीय शाखा अलकायदा भारतीय उप महाद्वीप या AQIS के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिल चुकी है कि आतंकवादी संगठन अपने विस्तार के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल की राज्य पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स और खुफिया शाखा के सूत्र यह बता रहे हैं कि बंगाल में कम से कम 3 केंद्रीय उग्रवादी संगठन के मॉड्यूल बनाए गए हैं। इनमें से एक 24 परगना, एक हावड़ा और तीसरा उत्तर बंगाल में है और इन तीनों ही जगह से देश के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है। मामले से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में 3 मॉड्यूल के कम से कम 19 लोगों के नाम मिले हैं। इनमें से 6 को पकड़ लिया गया है और इनमें से 4 को एसटीएफ ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन 13 लोग अभी भी फरार हैं और ये 13 आतंक का काला खेल कभी भी खेल सकते हैं। अब ऐसे में एनआईए का उद्देश्य स्पष्ट है। जब पीएफआई की कुटाई हो चुकी है तो बारी है बंगाली उपद्रवियों की, क्योंकि देश से उपद्रवियों की गंदगी को साफ करने की नितांत आवश्यकता है।